हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एचडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो यूपी पीसीएस, यूपीएससी चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा के लिए हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपको बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। इस युग में भावचित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव सभ्यता के आरंभिक काल जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन तीनों में से नहीं है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी महापाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापाषाण काल उन तीनों कालों में से नहीं है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल मेगालिथिक पीरियड जिसे कहते हैं, यह दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जिसे मांटगोमरी में स्थित हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की थी। स्टुअर्ट पिट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले का मानव सहर्षी प्राणी जो प्राक मानव होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन ए होमोमिनेट के रूप में, ऑप्शन बी पिथेकेंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन सी सिनेंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन डी यूनथ्रोपस के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथेकेंथ्रोपस के रूप में इसे जाना जाता है। आरंभिक मध्य के अत्यंत न्यूनतम काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ है। इसे हम पिथेकेंथ्रोपस के या होमो इरेक्टस कहते हैं, जिसका अर्थ है सीधा चलने वाला कपि मानव। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है।
1954-55 ईस्वी में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा को बंदरगाह कहते हैं, का साक्ष्य मिला है तथा हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन ए प्राकृतिक की शक्तियों की पूजा, ऑप्शन बी व्यवस्थित शहरी जीवन, ऑप्शन सी ग्रामीण खेती, ऑप्शन डी जाति आधारित समाज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवस्थित शहरी जीवन। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता है। यह भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए के.डी. वाजपेयी ने, ऑप्शन बी बी.एस. बाड़कर ने, ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया ने, ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। नर्मदा टोली इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित मालवा संस्कार से संबंधित है, जिसकी तिथि 1700 से 1200 ईसा पूर्व मानी गई है। यह ताम्र पाषाण की स्थल है। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज जो पूना में पड़ता है के शोधकर्ता एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया। यहाँ से मुख्य फसलें गेहूँ, अलसी, मसूर के साथ प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ के निवासी आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता या पशुपति जिसे शिव कहा गया है की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृत में, ऑप्शन बी पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृत में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृत में चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी। यहाँ ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पा संस्कृत कांस्य युगीन थी। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर जिसे पत्थर कहते हैं एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गंधार जिसे पाकिस्तान में जो पड़ता है से मिले हैं। लोहे के उपकरण हैं जो लगभग
1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 11, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए बुरजहोम, ऑप्शन बी कोल्ढेवा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी लोथल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नौपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष मिले हैं। यहाँ से कृषि फार्म के साथ साथ तांबा गलाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई नर्तकी, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी नरसिम्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित द्रव्य मोम विधि लॉर्ड ऑफ मैक्स मेथड पर आधारित थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का संबंध है पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 13, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी कालीबंगा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यहीं से सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी फर्श की पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा के लोग किस वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी थे। ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। ये कपास उत्पादन में अग्रणी थे तथा अन्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि से भी परिचित थे। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था। मिसोपोटामिया, जिसे मिस्र कहते हैं, मिसोपोटामिया में कपास के लिए सिंध शब्द, जबकि यूनान के लोग कपास को सिंडन यानी सिंडोन कहते थे जो सिंधु शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता, डी शक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों का संकलन करता वेद व्यास को माना गया है। वेदों को अपरुष से भी माना जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ। इस वेद में सुदास व भरत के मध्य हुए 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र या होता कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के दसम मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 5 शाखाएं हैं, शाकाल, वास्कल, अश्वलायन, संख्यायन तथा मांडूक्य। क्वेश्चन नंबर 3, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। साम शब्द का अर्थ है गान। इस प्रकार सामवेद में संकलित मंत्रों का देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुमी, जैमिनी, रणीय। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बोगाज कोई महत्वपूर्ण क्या है? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में हित्ती राजा सुब्लियम्पा और मितन्नी राजा मतयूजा के मध्य हुए संधि का उल्लेख है। संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल की देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य या अश्विनी का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्णाभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। कुरीर या कर्ण शोभन भी आभूषण थे। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्के के लिए किया जाने लगा, जबकि बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्के का उल्लेख मिलता है, निष्क या निशाका, सुवर्ण तथा मसाका। निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मसाका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी विस्तृता, ऑप्शन डी यमुना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को नदीत्मा, मातेत्मा तथा देवीत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेत्मा, सबसे अच्छी माँ, देवीत्मा, सबसे अच्छी देवी एवं नदीत्मा, सबसे अच्छी नदी कहा गया है। सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहा गया है। सप्त सिंधु प्रदेश में
सिंधु नदी पंजाब की 5 नदियों एवं सरस्वती नदी भी शामिल है। महाभारत में सरस्वती नदी को प्लच्छवती, वेदर स्मृति तथा वेदवती आदि नामों से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 पुराणों की संख्या है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 8 यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेदों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यजुर्वेद से। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ संबंधी विधि विधानों तथा मंत्रों का संकलन किया गया है। यह एक गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के पुरोहित अध्वर्यु कहलाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी केन उपनिषद में, ऑप्शन डी कठोपनिषद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कठोपनिषद में। कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, जबकि सत्य काम जबाल एवं उच्छालक श्वेतकेतु का व्याख्यान और छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 10 पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी पंचविश ब्राह्मण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। इसमें जायदतम अर्थात पत्नी ही गृह की कहकर उसको महत्व को स्वीकारा गया है। स्त्रियों को जनसभा विध में अपनी बात कहने की छूट थी। वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण के प्रमुख स्थान है। कर्मकांड के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 11 वैदिक काल में किस पशु को अधन्या माना गया है। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाय को अधन्या माना गया है। वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। इसे अधन्या अर्थात न मारने योग्य माना गया है। इसे अष्टकर्णी भी कहा गया तथा गविष्ठ गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। पनि नामक पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया गया जाता था। जैसे धनी व्यक्ति गोमत, राजा गोपत, समय गोधूली पुत्र दुहिता कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 12 किस वैदिक संहिता में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी प्रवृत्ति संहिताएं, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपनिषद। मोक्ष शब्द का प्रथम बार उच्चारण श्वेताश्वर उपनिषद में
किया गया है। उपनिषदों में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। इसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है। गोत्र शब्द का अर्थ है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई। यह किसी मूल पुरुष ऋषि से प्रारंभ मानी जाती है। मूलतः 7 गोत्र माने जाते हैं: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।